हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3,0, 1,-3 एंड 4,1 are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the area of this triangle. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद सवाल हमसे यह कह रहा है, साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही, इसके साथ साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। और यह साबित करने के बाद मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। फिर से सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद सवाल हमसे यह कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि हमारा ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यह साबित करने के बाद मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर सवाल का एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो अब सवाल के सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सवाल के एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे से हमें यह क्लियर है सर कि बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के सवाल को हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर सवाल को? तो कहोगे सर कि सवाल में मुझे अपने ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल भी साबित करना है, इसके साथ साथ उसी ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल भी साबित करना है। तो ट्रायंगल को सवाल के सिचुएशन के हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे साबित करेंगे सर? तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं अपने ट्रायंगल के 3 साइड में से किन्हीं 2 साइड्स को आपस में इक्वल दिखा देता हूं तो मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो जाएगा। अगेन सवाल के सिचुएशन के हिसाब से हम अपने ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसे साबित करेंगे सर? तो कहोगे कि अपने गिवन ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित करने के लिए अगर मैं अपने ट्रायंगल के साइड लेंथ्स की मदद से पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा देता हूं तो मेरा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल भी साबित हो जाएगा। तो अगर मैं अपने ट्रायंगल के लिए ये दोनों काम कर लेता हूं तो मेरा ट्रायंगल आइसोसेलेस भी साबित हो जाएगा, इसके साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी साबित हो जाएगा। यानी कि दोनों बातों को कंबाइन करके अब मैं कह सकता हूं कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब इससे मुझे ऑटोमेटिकली क्लियर है कि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपने इस गिवन ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। जैसे ही मैं लेंथ निकाल लूंगा और लेंथ के डेटा में मुझे यह दिख गया कि 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगेन जब अपने इन साइड लेंथ्स की मदद से मैंने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा दिया तो अब मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। यानी कि दोनों बातों को कंबाइन करके फाइनली मैं लिख सकता हूं कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो इससे सवाल का पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बड़ी आसानी से मैं अपने ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूं और वो भी मल्टीपल मेथड्स की मदद से। तो यहां पे सीधे सीधे सवाल के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब फटाफट मेरे को जवाब दो सर कि फिगर शुरुआत में बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? तो तुरंत कहोगे सर
कि अभी फिलहाल सवाल ने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए। तो इस डेटा को देख के फिलहाल मैं नहीं बता सकता कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल जिस वर्टेक्स पे क्रिएट हो रहा है उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे। अगेन इस डेटा को देख के अभी फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता सर कि मेरे ट्रायंगल के इक्वल साइड्स क्या होंगे सर। तो यानी कि अभी फिलहाल इस गिवन डेटा की मदद से अपने फिगर के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूं। इसी वजह से अभी शुरुआत में इस सवाल के लिए फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब पूरे सवाल की कहानी कंप्लीट हो जाएगी तब आप फिगर बना लेना सर। इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए। तो मुद्दे पे आते हैं, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यह क्लियर है सर कि सवाल को स्टार्ट करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैथमेटिकली साइड लेंथ पे बात करने के लिए पहले ट्रायंगल का नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के परिवार वालों ने ट्रायंगल का नामकरण ही नहीं किया है सर। तो ट्रायंगल का क्या नाम रखना है प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपने ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ट्रायंगल ABC। अब चूंकि नामकरण हमने खुद किया है तो हमारे पास फुल फ्रीडम है कि इनमें से किसे हम A मानना चाहते हैं, किसे B मानना चाहते हैं, किसे C मानना चाहते हैं। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसे A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, इसे C मान लेता हूं सर। तो अब हमारे अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स क्या क्या होंगे तो आप तुरंत क्या दोगे सर कि अजम्पशन के हिसाब से मेरे ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे AB, BC और AC। तो फटाफट तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले AB के साथ शुरुआत करते हैं। तो अपना ट्रिक वाला कंसेप्ट लगाएं सर। तो यहां पे बोल देंगे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा -3 -1 यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 0 -3 यानी कि +3 का स्क्वायर यानी कि 9। इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। तो यहीं पे दिख रहा है सर, ये आ जाएगा √25। √25 का मतलब हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो हमने अपने ट्रायंगल के साइड AB की लेंथ निकाल ली है जो कि 5 यूनिट्स के बराबर आ रही है। अब BC की लेंथ निकाल लेते हैं सर। तो अगेन अपने कंसेप्ट को अप्लाई करें तो यहां पे हम बोल देंगे सर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 1 -4 यानी कि -3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगेन y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा -3 -1 यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16। इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। अगेन दिख रहा है √25 यानी कि सर ये सॉल्व होके 5 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। तो AB की लेंथ निकाल ली, BC की भी लेंथ निकाल ली। अब फाइनली AC की लेंथ निकाल लेते हैं सर। AC क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा -3 -4 यानी कि -7 का स्क्वायर यानी कि 49। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 0 -1 यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1। इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। तो √50 दिमाग में सॉल्व करिए। 50 को मैं 25 गुने 2 बोल सकता हूं, 25 का 5 बाहर आ जाएगा यानी कि सर 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो अब चूंकि मैंने अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकाल ली है, अब यहां पे बड़ी आसानी से प्रूविंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम बोल देंगे, देखो ध्यान से सुनना, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे बोल देंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 AB is equal to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। क्या हम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, since we know that if in a triangle 2 sides out of 3 sides are equal then the triangle is called an isosceles triangle। ये कहानी आप ब्रैकेट में लिख देंगे सर। तो अपने ट्रायंगल को हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित कर दिया है। इसको मान लो बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आगे आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल साबित करने की बारी। तो यहीं पे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड ये रहा
यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25, अगेन बी सी स्क्वायर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये भी 25 हो जाएगा। इतना स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स यहां पे लिखते जाना सर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है सर। इसके बाद आगे क्या है सर, तो आगे है AC। अब लिखोगे AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सर 2 इंटू 25 यानी कि 50, इतना स्क्वायर यूनिट्स। अब हम बोल देंगे फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव क्या कह देंगे सर, तो ऊपर से अब हम ये कह सकते हैं यहां पे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करवा दिया और इसको यहां पे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आल्सो अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम ये बात बोल सकते हैं सर, ठीक है। तो अब समझिएगा बात को, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 5 मत बोलो, इसको सीधे इक्वेशन नंबर 5 बोल दो सर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगर मैं अपने 4 और 5 वाली बात को कंबाइन करके एक साथ बोल दूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, यानी कि कंबाइंड वे में मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इसके बाद अब मैं फाइनली एक लाइन लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इतना लिख दोगे सर तो आपको यहां पे 3 नंबर में 2 नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। अब देखो इस वाले स्टेप में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखना कि मैंने क्या लिखा है। AB का स्क्वायर लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे लिख देंगे 25 यूनिट्स। अरे भैया स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर हो जाएगा तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में करने से बचना है। इसको हाईलाइट कर लो स्टार मार्क करके कि इन टाइप की चीजों में लिखने में गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब ये जो डेटा मिल गया है इसके हिसाब से अब मैं बता सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल कैसा दिखेगा। पहले इतना लिख लो सर, ठीक है। तो यहां पे अब अगर मैं अपने ट्रायंगल को ड्रॉ करूं सर, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। तो मुझे बहुत अच्छे से यह पता है सर कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के अलावा जो 2 साइड्स होते हैं वही हमेशा इक्वल होते हैं। अब मुद्दा यह है कि हमारे अजम्पशन के हिसाब से A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है सर AC हाइपोटेनियस बनेगा। तो AC को या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है सर। मान लो रैंडमली मैं यहां पे AC को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, तो कॉमन सेंस से क्लियर हो गया सर कि ये क्या बन जाएगा, मेरा वर्टेक्स B बन जाएगा। यानी कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल हमारे अजम्पशन के हिसाब से वर्टेक्स B पे क्रिएट हो रहा है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को भी असाइन कर सकते हैं सर। तो A क्या माना था हमने यहां पे, A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर -3,0, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर 1,-3 और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर यहां पे 4,1। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब जाके आपको फिगर मिला है एनालिसिस करने के बाद, यानी कि जब इतना प्रूफ कर दोगे तो नीचे आप लिख सकते हो हेंस आवर ट्रायंगल लुक्स लाइक दिस। ये बोलने के बाद ये डायग्राम बना सकते हो। इतना साबित करने के बाद एक लाइन लिख देना, हेंस द गिवन ट्रायंगल लुक्स लाइक, और उसके बाद ये वाला फिगर बना देना। एग्जामिनर इसको देख के इंप्रेस हो जाएगा सर। इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो ये जो लेंथ निकाली है इसको भी अपने फिगर में हाईलाइट करके लिख लेते हैं सर। AB आया है 5 यूनिट का, तो ये हो गया सर 5 यूनिट, अगेन ये भी हो गया 5 यूनिट और ये हो गया आपका 5√2 यूनिट, ठीक है सर। अब देखो यहां पे, अब अपने सवाल के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जहां पे मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या दोगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ी आसानी से एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। तो यहां पे बोल देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल टू हाफ इंटू फिगर के हिसाब से बेस हो गया सर ए बी इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, फिगर के हिसाब से हो गया बी सी। डेटा पुटिंग कर लीजिए सर, तो हाफ इंटू यहां पे 5 इंटू 5 इतना स्क्वायर यूनिट्स। अगेन यूनिट लिखने में गड़बड़ मत करना और यूनिट लिखना मत भूलना सर, नंबर उड़ जाएंगे नहीं तो ये आ जाएगा यहां पे सर 25/2 स्क्वायर यूनिट्स, जिसको सिंपली मैं 12.5 स्क्वायर यूनिट्स बोल सकता हूं सर। तो हमने अपने ट्रायंगल का एरिया भी यहां पे कैलकुलेट कर लिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इतना लिख दोगे तो पूरे 3 में 3 आपको मिल जाएंगे, लिख दो सर, क्लियर हो गया। इस डेटा को भी नीचे लिख लेते हैं कि हमारे ट्रायंगल का जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है सर 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया सर। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ सवाल का सब्जेक्टिव अप्रोच होता है खत्म। अब आ जाते हैं सवाल के ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की कहानी देखते हैं सर। ये रहा सबसे पहला एमसीक्यू, फटाफट सवाल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल यहां पे कह रहा है कि पॉइंट्स फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो ये क्लियर है सर कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो 3 पॉइंट से बनने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर एक ट्रायंगल ही होता। मुद्दा ये है इनमें से कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा। तो यहां पे वैरायटी को देख के समझ में आ रहा होगा सर आपको कि इक्विलैटरल चेक करना हो, स्केलिन चेक करना हो, या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना हो, साइड लेंथ की मदद से चेक कर सकते हैं। तो यहां से अपने ट्रायंगल के सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे तो अपने आप चेक हो जाएगा कि इनमें से कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा सर। और इस सवाल को अभी अभी हमने सब्जेक्टिव अप्रोच में सॉल्व किया है, तो हमें जवाब भी मालूम है, हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 2, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि इफ पॉइंट्स ए फलाना, बी ढिमकाना एंड सी ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो सवाल ने आपको एक ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है सर। तो ये एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो यहां पे सर किस टाइप का ट्रायंगल होगा तो तुरंत कह दोगे। अभी अभी हमने सवाल को यहां पे एनालाइज करके देखा है, तो फिगर हमारे सामने है सर। अब एक बार कंपेयर कर लीजिए कि यहां जो नॉमेनक्लेचर किया गया है कोऑर्डिनेट्स का, क्या आपके फिगर में भी वही है सर। देखते हैं, ए का ये माना गया है, ठीक है, बी का ये माना गया है, ठीक है, सी का ये माना गया है। तो कोइंसिडेंटली हमने जो नामकरण किया है सर, सवाल का भी वही नामकरण था, तो डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। तो आपसे आपके ट्रायंगल ए बी सी के एंगल ए की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी फट से बता दोगे सर कि मुझे दिख रहा है कि फिगर के हिसाब से एंगल ए जो है ये मेरे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल है, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री के होते हैं सर, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से तो यहां पे डायरेक्टली कह देंगे सर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए सर। अगर हमसे एंगल सी पूछता तो भी हम 45 डिग्री ही जवाब देते सर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, एमसीक्यू नंबर 3 की कहानी देख लेते हैं। सवाल को पढ़िए सर। यहां पे सवाल कह रहा है कि द पॉइंट्स फलाना फलाना एंड ढिमकाना द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट। तो कहोगे सर सवाल को अभी अभी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व करके एरिया निकाला था, एरिया आ रहा था 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि सर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 4 की कहानी देख लेते हैं। तो चलो 4 है ही नहीं सर, 3 पे कहानी होती है खत्म। तो उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना।
हर लेक्चर में इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं सर कि मैं जिस तरीके से एमसीक्यू हर लेक्चर में सवाल के लिए फ्रेम करता हूं वो बहुत ही आसानी से केस बेस्ड में फिट किए जा सकते हैं सर। तो ये एमसीक्यूज जो मैं आपको करवा रहा हूं नॉर्मल एमसीक्यूज की तरह तो काम करेंगे ही सर, इसके साथ साथ केस बेस्ड की तरह भी काम करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना सर। तो वो क्या चीज है जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को बाकी जगहों से अलग बनाती है? तो कहोगे सर जहां पे बाकी चैनल्स पे शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाया जाता है और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगे जाते हैं, फीस मांगी जाती है, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा सर। बस आपके साइड से एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए जी जान से मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।